जैसे कि पिछले वीडियो में देखा व्हाई इंडियंस मूव अब्रॉड, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसके बाद जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि हम अपने इंडिया को किस तरीके से ग्रोथ दिला सकते हैं। हमारा टॉपिक का पहला पॉइंट है मोर बिजनेसेस मोर जॉब्स। हमारे इंडियन फैमिली की एक बेसिक मेंटालिटी है कि वो अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई भी देंगे और चाहेंगे कि अच्छी नौकरी भी करे, अच्छी गवर्नमेंट नौकरी। पर इंडिया जैसे बड़ी देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको चाहिए अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होंगी? अगर बिजनेसेस ही नहीं रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होंगी? और लगभग पेरेंट्स रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। पर वो पेरेंट्स कभी ये नहीं सोचते कि जहां वो बच्चे जॉब करने जा रहा है वो भी किसी न किसी का बिजनेस है। और फिर कुछ लोग आते हैं जो कि अपनी फैमिली से लड़के और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर दिखाने की काबिलियत रखते हैं और वो हमारे रोल मॉडल हो जाते हैं। वैसा ही एक व्यक्ति का एग्जांपल लेना चाहता हूं जिसका नाम प्रफुल्ल बिलोर है, जो कि ओनर है एमबीए चाय वाला के। इनका स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। ये एमबीए ड्रॉप आउट थे, इन्होंने बहुत से जॉब्स किए बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और आखिर में इन्होंने ये तय किया कि एक चाय की टपरी खोलेंगे एक ऑफिस के बाहर, वो भी सिर्फ 8,000 की कैपिटल के साथ। अब वही चाय का बिजनेस अब 4 करोड़ का हो गया है। अब वो ये कैसे किए आपको गूगल में स्टोरीज अवेलेबल होंगे, बट ये चीज एक इंस्पायरिंग स्टोरी है क्योंकि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मेरी इंडियन फैमिली से बस यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को रोको मत, अगर उनको कुछ करने का मन करता है तो उनको करने दो, भले आप उनको गाइड करो। अब हमारा टॉपिक दूसरा पॉइंट है एजुकेशन। क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई फॉरेन से इंडिया आया अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए? अगर सुना भी होगा तो बहुत कम सुने होंगे, बट आप कितनों को जानते हैं जो कि यहाँ से फॉरेन जाते हैं अपनी डिग्री करने के लिए? इसके पीछे एक रीजन है क्योंकि वहाँ के कॉलेजेस का रेपुटेशन ही ऐसा है कि वहाँ कॉलेज का नाम सुनते ही लोग आपको जॉब दे देंगे। तो वो ब्रांड वैल्यू हम इंडिया को भी कॉलेज में क्रिएट करना चाहिए। और एक दिक्कत है इंडिया में, वो है गरीबी, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है। और अगर हम अपने देश के गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख ले तो तौबा तौबा, हालत बहुत ही बुरी है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वहाँ बच्चे सिर्फ खाना खाने जाते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें गवर्नमेंट स्कूल को भी बहुत इंप्रूव करना चाहिए क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ये बैठ जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ता है वो है गरीब लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल से एक आईएएस भी निकल सकता है, एक आईपीएस भी निकल सकता है और वहीं से एक बिजनेसमैन भी निकल सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी, पर ये चीज हमारे गवर्नमेंट को देखना चाहिए किस तरीके से हम गवर्नमेंट स्कूल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है रिजर्वेशन सिस्टम। क्या आपको सच में लगता है कि हमारे इंडिया को रिजर्वेशन सिस्टम से कोई फायदा होता है? आप अपना व्यूज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, पर मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया कोई फायदा होता है इससे, क्योंकि हम सब पैदा तो एक देश में हुए हैं, पर एजुकेशन लेके जॉब तक क्या आपको लगता है कि बराबर हक सबको मिलता है? आप कॉलेज में जाओ तो आपको कुछ सीट्स मिलेंगी जो कि अलग से रिजर्वेशन के लिए बुक किया जाता है। आप कोई गवर्नमेंट नौकरी करने जाओ, आपको पता चलता है कि अलग से कुछ सीट्स है जो रिजर्व है उनके लिए। तो मतलब ये चीज क्यों होती है? क्यों सबके लिए एक बराबर रूल नहीं है? और जिस दिन सबको बराबर वैल्यू मिलने लगा उस दिन समझ लेना हमारे इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री होने वाला है। ये रिजर्वेशन इटसेल्फ एक टॉपिक है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे जिसमें हम इसके बारे में हिस्ट्री जानेंगे। अब हमारा चौथा पॉइंट है लो करेंसी वैल्यू। आप सबको ये तो पता ही होगा 1947 जब हमारी देश आजाद हुई थी वो टाइम पे $1 का मतलब 1 रुपए हुआ करता था। पर आजादी के बाद ये सिनेरियो चेंज हो गया क्योंकि भारत सरकार के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो पूरे भारत को मैनेज कर सके। तो भारत सरकार ने फॉरेन से बहुत सारे लोन्स लिए जिसको पे करते करते हमारे इंडिया की तो हवा टाइट हो गई। ये लो करेंसी वैल्यू भी इटसेल्फ एक टॉपिक है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है और इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। मेन करेंसी वैल्यू डिपेंड करता है कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये चीज तो पता होगी कि इंडिया कितना बड़ा कंज्यूमर है सबके लिए, बट क्या उतना ही बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है? जी नहीं, आप यहाँ गलत है। मैन्युफैक्चरर तो उतना बड़े नहीं है, बट हाँ आने वाले 10 सालों में हम जरूर हो सकते हैं अपने मेक इन इंडिया फॉर्मूला को लेके। जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने इंडिया में रहेगी तो हमें रॉ मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं रहेगी और हमारी कॉस्टिंग भी है वो लगभग कम हो जाएगी। और अभी जो मेक इन इंडिया चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो मेक इन इंडिया नहीं है, क्योंकि अभी भी बाहर से इंपोर्ट होकर सामान आते हैं, असेंबल यहाँ होते हैं जिसका इंपोर्ट ड्यूटी हम देते हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने देश में होगा तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मार्केट रीच बढ़ेगा, जिससे इवेंचुअली हमारे करेंसी पे भी ये असर पड़ेगा और हमारी करेंसी वैल्यू भी ज्यादा होगी, जिससे कि हमारे से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और गरीबी भी घटेगी। तो ये तो कुछ पॉइंट जिसको हम ध्यान दें तो हमारे इंडिया को और भी जल्दी हम ग्रोथ दिला सकते हैं। पर एक बात याद जरूर रखना दोस्तों, जब एक आदमी हमारे पूरे भारत देश को बदल कर रख दिया जिनका नाम जमशेदजी टाटा है, तो सोचिए अगर वही सोच हम करोड़ों में आ जाए तो हम भारत को क्या पूरी दुनिया को बदल के रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गई है तो आप जरूर कमेंट मुझे बताइएगा और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।